सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में ASD। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पूरा नाम होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, और इसके कारण क्या होते हैं, और इससे एक पर्सन की एबिलिटी, एक चिल्ड्रंस की एबिलिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं कि होता क्या है। तो गाइस, अगर हम ASD की बात करें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, तो यह एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि एक विकासात्मक विकार है। अब ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे मान लीजिए व्यक्ति की पर्सनालिटी से रिलेटेड हो सकता है, उसके बिहेवियर से रिलेटेड हो सकता है, और सोशल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, सोशल डेवलपमेंटल से मतलब हो सकता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, यह एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, विकासात्मक डिसऑर्डर है, जिससे व्यक्ति जो होता है उसके बिहेवियर पर प्रभाव पड़ता है, उसके सोशल इंटरेक्शंस पे प्रभाव पड़ता है, और उसके कम्युनिकेशन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सो बेसिक कंसेप्ट यही है इस ASD का, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का। यह एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्टिकुलरली व्यक्ति के व्यवहार को इफेक्ट डालता है। ठीक, अब यह व्यवहार में गाइस सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की पर्सनालिटी हम कैसे मतलब कि डिसाइड कर पाते हैं कि उसकी कौन सी पर्सनालिटी है, उसकी जाहिर सी बात है उसके बिहेवियर को देख करके। सो जो व्यक्ति ऑटिज्म से मतलब कि डिसऑर्डर से पीड़ित होगा, जो ऑटिज्म से मतलब शिकार होगा, उसके बिहेवियर में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। वो डिफरेंसेस क्या हैं उसको अभी डिस्कस करेंगे, या हम कह सकते हैं कुछ सिम्टम्स क्या है जो एक व्यक्ति के पर्सनालिटी, एक व्यक्ति के बिहेवियर को इफेक्ट डालते हैं। ओके, सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यह इफेक्ट किसको डालता है? प्राइमरली इफेक्ट यह किसको डालता है? पहले नंबर पे तो डालता है सोशल इंटरेक्शन, यानी सोशल इंटरेक्शंस के ऊपर प्रभाव डालता है, और दूसरा जो इस पर प्रभाव डालता है वो कम्युनिकेशन, और तीसरा जो इसमें व्यक्ति के मतलब कि इफेक्ट डालता है वो होता है बिहेवियर। ये तीन चीजें होती हैं जो ऑटिज्म के अंतर्गत आती हैं और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। पहला तो होता है सोशल इंटरेक्शन, और दूसरा होता है कम्युनिकेशन, और तीसरा होता है बिहेवियर। जी, ये तीनों एक तरीके से क्या करती हैं? व्यक्ति के बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। सो हम लोग कह सकते हैं डेफिनेशन में इसमें कि ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट कैन अफेक्ट पर्सन्स सोशल इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर। गाइस, अब इसमें क्या है, सोशल इंटरेक्शंस में क्या आ जाएगा? जैसे सोशल रिलेशनशिप आ गया, सोशल रिलेशनशिप। अब सोशल रिलेशनशिप गाइस डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप में उसको डेवलप करने में प्रॉब्लम आ सकती है, और दूसरा इसमें मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ सकती है किसको? व्यक्ति को। क्योंकि अगर सोशल रिलेशनशिप को देखा जाए तो यह किससे ऑपरेट किया जाता है? यह ऑपरेट किया जाता है कम्युनिकेशन से, क्योंकि जितना अच्छा व्यक्ति का कम्युनिकेशन होता है उतना ही अच्छा उसके रिलेशनशिप होते हैं। अब ऑटिज्म जो होता है पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन में, जैसे मान लीजिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे इफेक्ट डालता है, वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसके अंतर्गत लाइक जाते हैं गेस्चर आ जाता है, पोस्चर आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज आ जाता है, आई कांटेक्ट आ जाता है। यह सब सारे किसमें आ जाते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या करता है? ASD यानी कि स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, इसको इफेक्ट डाल देता है।
और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। और यहाँ पे जो व्यक्ति होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो इसके क्लूज होते हैं, जो इसके साइंस होते हैं, उसको समझने में डिसेबल हो जाता है, उसको समझ नहीं पाता है। जैसे कोई व्यक्ति किस तरीके से गेस्चर को प्रेजेंट कर रहा है, उसकी गेस्चर को नहीं समझ पाता है, यानी कि हाव भाव को नहीं समझ पाता है, साउंड को नहीं समझ पाता है, पोस्चर को डिफाइन नहीं कर पाता है कि उसकी पोस्चर किस तरीके की पर्सनालिटी को प्रेजेंट कर रही है, उसको डिफाइन नहीं कर पाता है, उसको पहचान नहीं पाता है। आई कांटेक्ट में इसका एक तरीके से प्रॉब्लम होता है। जब ये कम्युनिकेशन करेगा तो इसका आई कांटेक्ट जो होता है वो डाउन होगा, ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं आई कांटेक्ट नहीं बना पाएगा, ठीक। और आई कांटेक्ट अगर नहीं बना पाता तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता है एक बैरियर हो जाता है, ठीक है। और जहां कम्युनिकेशन में बैरियर आता है वहां पे रिलेशनशिप जो होता है वो इफेक्ट होता ही होता है, चाहे वो रिलेशनशिप पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, ठीक है। सो आई कांटेक्ट अफेक्ट्स पर्सनल रिलेशनशिप एज वेल एज प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, व्यक्ति नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मतलब कि नहीं समझ पाता, या सब सारे क्लूज होते हैं जो उसमें दिए जाते हैं ये नहीं समझ पाता है। और जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को नहीं समझ पाता है व्यक्ति, यहाँ पे क्या इसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पहले नंबर पे तो डेवलप सोशल रिलेशनशिप को डेवलप करने में उसको प्रॉब्लम आएगी, और अगर वो डेवलप कर भी लेता है तो उसको मेंटेन करने में उसको प्रॉब्लम आएगी, यानी कि उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। यह सब सारे मतलब कि सिम्टम्स देखे जाते हैं किसमें, सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के अंतर्गत, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे जो आता है गाइस वो होता है बिहेवियर, ठीक। अब बिहेवियर के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पे जो होता है वो रिपीटेटिव बिहेवियर को देखने को मिलता है। रिपीटेटिव बिहेवियर में उसको बहुत सारी चीजों को सामना करना पड़ जाता है। जैसे वो कहीं पे बैठा है और कोई एक ऐसा बिहेवियर है जो कि वहां पे रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि उसको करना मना है, वो उसको करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और बिना मतलब कि काम के बिना उचित या डायरेक्शंस की वो अपने बॉडी को मूवमेंट करता रहता है, अपने हैंड को मूवमेंट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, ठीक है। और कभी कभी यह भी देखा गया है कि वो सेंसरी लेवल की जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उसमें कम सेंस कर पाना या कभी कभी अधिक सेंस कर पाना, ऐसे भी सिम्टम्स जो होते हैं वो इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और इसके अंतर्गत यह भी देखा गया है कि व्यक्ति एक ही बिहेवियर को बार बार प्रेजेंट करता है, ठीक है। सो ये गाइस इसमें यही सब होता है कि इसमें सोशल इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशन और बिहेवियर। सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप उसकी प्रभावित होती है, और इसको सोशल रिलेशनशिप में देखा जाए तो वो उसको डेवलप नहीं कर पाता है, और डेवलप कर पाता है तो उसको मेंटेन करने में उसको काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑटिज्म जो होता है कम्युनिकेशन को भी प्रभावित करता है। कम्युनिकेशन में स्पेशली जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल क्लूज को प्रभावित करता है, ठीक है। और बिहेवियर के अंतर्गत देखा जाए तो गाइस आता है रिपीटेटिव बिहेवियर। रिपीटेटिव बिहेवियर जो होता है बार बार देखने को मिलता है, इससे व्यक्ति की जो है पर्सनालिटी के ऊपर एक बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। अब गाइस इसके हम डायग्नोसिस की अगर बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिम्टम्स मतलब कि नॉर्मल बच्चों में नहीं देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं एक नॉर्मल बच्चे में भी देखने को मिलते हैं। नॉर्मल बच्चे का मीन्स यह है कि या स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है स्पेशली डायग्नोसिस किया जाता है 3 to 5 ईयर के बीच में, ठीक है। यहाँ से सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे स्पेशली अगर देखा जाए तो पहले भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, पर उतना एक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाना, उसको डायग्नोसिस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब बच्चा 3 से 5 साल के बीच में होता है तब जाकर के यहाँ पे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली यानी कि स्टार्टिंग जो क्लोजेस में देखने को मिल जाते हैं। बच्चा जो होगा सोशल इंटरेक्शन से दूर भागेगा, यानी कि जहाँ पे 2-4 लोग हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चा जाना पसंद नहीं करेगा और वहां से भागना पसंद करता है, ठीक है। और अगर उससे कोई बातें करता है तो वो अपना आई कांटेक्ट नहीं मिला पाता है, आई कांटेक्ट नहीं बना पाता है, ठीक। और उसके बॉडी लैंग्वेज को भी नहीं समझ पाता है। इसके डायग्नोसिस में यह भी देखा गया है कि इसका डेवलपमेंट जो होता है चाइल्डहुड से हो सकता है, यानी कि बचपन से हो सकता है, और अडल्टहुड तक देखने को मिल जाता है। यानी कि बच्चा जब बड़ा होता है तब पर भी इसके क्लूज होते हैं, इसके साइन या इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के। सो गाइस इसका डायग्नोसिस स्पेशली क्या है कि 3 to 5 के एज के बीच में देखने को मिलता है, और इसका डेवलपमेंट जो होता है समय के साथ होता रहता है, ठीक है। और व्यक्ति को आगे भी प्रभावित कर सकती है, ठीक।
सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, कीप साइनिंग, लव यू, चमकते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका PDF फॉर्म में नोट चाहिए, मैं आपको वहाँ पे नोट प्रोवाइड करूंगा, पहले आपको वहाँ पे मैसेज करना होगा। कीप साइनिंग गाइस, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा।